दोस्तों, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं कि आप हमें अच्छे से सुन पा रहे हैं। उसके बाद हम ये लाइव सेशन अपना शुरू करते हैं। तो अगर आपको आवाज आ रही है तो आप मैसेज डालकर हमें बता सकते हैं कि आप हमें सुन पा रहे हैं। कुछ लोग आकर जुड़े हैं, प्लीज जल्दी से बताइए अगर आवाज क्लियर है तो हम अपना लाइव सेशन शुरू करते हैं। जिस टॉपिक पर हम बात करने आए हैं वो आपको बताना शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ विनीता चैटर्जी हैं। विनीता हमारे प्लेटफॉर्म पर पहले भी आ चुकी हैं। विनीता एक जर्नलिस्ट भी रही हैं, एक एक्ट्रेस भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, थिंकर भी हैं, रीडर भी हैं और हमारे देश की एक जागरूक नागरिक भी हैं। और हमारे बीच पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है विनीता जी। थैंक यू सो मच उज्जवल जी। पहले हमारे बीच अभी चर्चा हो रही थी द केरला स्टोरी को लेकर कि द केरला स्टोरी जैसी फिल्म जो आई है ये हमारे लिए क्या है, क्या ये हमारे लिए एक संदेश है छिपा हुआ या कुछ बताने की कोशिश है? क्योंकि फिल्म में जो दिखाया गया है वो तो सबने देखा, लेकिन इस तरह के कंटेंट का आना और छा जाना, लोगों का स्वीकार करना, देखने जाना हमें क्या बताता है? क्या कुछ छिपी हुई समस्याएं हैं जिनकी तरफ ये हमें लेकर जा रही है? तो विनीता, हमारी जैसे की बात हो रही थी, आपने बताया कि बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें हमारे कल्चर से जोड़ती हैं, हमारी संस्कृति से जोड़ती हैं। क्या लगता है आपको, क्या द केरला स्टोरी हमें हमारी संस्कृति से जोड़ने की एक कोशिश है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फिल्म में जो दिखाया गया है उसके अलावा की। सबसे पहले थैंक यू सो मच उज्जवल जी। एक और बार एक इतना अहम मुद्दे पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं जी। मुझे लगता है ये केरला स्टोरी एक वेकअप कॉल है सबके लिए, क्योंकि अभी तक ऐसा लगता था कि हम लोग अफीम लेके सपने की दुनिया में खो गए हैं और जागते हुए वो कहते हैं ना कि रियलिटी पता है, आसपास दिख रहा है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा सेंसेशन कहीं गायब हो गया है। तो आपको लगता है कि इसमें हमें एहसास कराने की कोशिश की? हाँ, वो बोलते हैं ना कि सुई जैसा चुभा ये फिल्म। हाँ, और लोगों को रियलाइज हुआ कि यस, मेरे आसपास के लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो चुका है, मेरे स्कूल में भी ऐसा कुछ हो चुका है, मेरे कॉलेजेस में भी ऐसा मैंने देखा है। तो मतलब ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, ये एक्चुअली में एक रियलिटी है जो सबके साथ हो रहा है। तो कैसे अब हम लोग इसके साथ मुकाबला करें या कैसे हम लोग वापस अपने रूट्स के साथ जुड़े? बिकॉज इस सिनेमा में हमने देखा था कि एक बहुत अहम सवाल था। ये सब हमारे साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अपने रूट से, अपने जड़ों से कट चुके हैं, अलग हो चुके हैं। बहुत अच्छी बात आपने की विनीता। हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को जिस भी घर में जन्म लेते हैं, हमें सबसे पहले हमारे धर्म के बारे में बताया जाता है, हमारे संस्कार वहीं से आते हैं, हमारी कुछ आदतें होती हैं, चाहे वो बड़ों के पैर छूना जैसी बात हो या हम कुछ प्रार्थनाएं मंत्र करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब खो रहा है। कुछ मामलों में ऐसा कहा जाने लगा है कि वो ओल्ड फैशन होने लगा है। मैं अभी हाल ही में अपने कुछ दोस्तों से मिला और वहां चर्चा ये हो रही थी कि हम अगर किसी से पहली बार मिलते हैं तो हम हिंदी में बात करने से संकोच करते हैं, क्योंकि हमको ये लगता है अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो सामने वाला हमें अनपढ़ ना समझ ले। ये एक छोटी सी बात है, धर्म से इसका लेना देना नहीं है, लेकिन एक सामाजिक सोच से लेना देना है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो हमने अपने ऊपर बांध ली हैं। तो आपको लगता है कि वो चीजें अब हमें हटाने की जरूरत है, वो जो धूल जम गई है उसको दूर करने की जरूरत है? इसको कहते हैं कॉलोनियल हैंगओवर। यस यस, एग्जैक्टली, दैट्स द वर्ड। वो कहते हैं ना, ब्रिटिश चले गए लेकिन अपने कुछ अंग्रेजियत छोड़ गए। अंग्रेजियत छोड़ गए। तो मैकॉले जो हमारे हिस्टोरिकल एक फिगर थे, हमारे इंग्लिश एजुकेशन जिसने इंडिया में इतने बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट किया था, उस मैकॉले का एक ही प्लान था कि कैसे ना कैसे हमें हमारे रूट से अलग करना है। कि अगर हमें कोलोनाइज करना है और अगर हमें लॉन्ग टाइम तक कोलोनाइज करना है, अगर कोलोनियलिज्म को सिर्फ किसी देश में जाके उसकी संपत्ति लूटने से ऊपर जाके उस देश को पूरे तरीके से उनका गुलाम बनाना है, तो मैकॉले का यही प्लान था कि कैसे न कैसे भारतीयों को उनकी सभ्यता और संस्कृति से अलग कर दो, उनके अंदर से हम भारतीयता हटा दें, हम उन्हें इस बात पर गर्व करने से रोक दें कि वो भारतीय हैं, उन्हें अपनी भाषा बोलने में, अपने धर्म के बारे में बात करने में और अपनी पहचान बताने तक में शर्म आने लगे। Exactly. जैसे हम कुछ एक ट्रेंड सेट कर देते हैं तो मुझे लगता है कि वो ट्रेंड सेट करने की कोशिश की गई।
और उन्होंने ये किया था कि अंग्रेजीकरण के जरिए उन्होंने एक तो चलो एक ग्लोबल लैंग्वेज एस्टैब्लिश किया, जिसके जरिए उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज फॉर द वर्ल्ड किया, जिसके लिए हम डेफिनेटली थैंकफुल हैं। लेकिन जो उन्होंने हमारे लाइफ में, हमारे जहनों में एक जहर घोल दिया, वो था अंग्रेजीकरण। और उन्होंने जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं उनको सुपीरियर बना दिया। तो भारत के अंदर उन्होंने ऐसे कास्टिज्म का डिवाइड किया कि जो लोग उनके फेवरेट्स थे उनको उन्होंने अच्छे से अंग्रेजी की तालीम दी और उनको बड़े बड़े पोजीशन, बड़े बड़े पोस्ट है, ओहदा दिया गया। और जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती थी उनको पिछड़ा हुआ बना दिया गया, उनको समाज में बहुत ज्यादा उनको डिप्रेस किया गया और उनको उनके अगेंस्ट बहुत सारे अन्याय किए गए। बहुत शान से लोग बोलते हैं ये 84 को हिंदी में क्या कहते हैं, वो 84, बड़ा मुंह बनाकर बोलते हैं। तो मैं तो बोलता हूं कि 84 जो है फ्रांस में नहीं बोला जाता, ये 84 जर्मनी में नहीं बोला जाता, ये हमारे हिंदुस्तान में बोला जाता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं हमेशा हिंदी अंकों का इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि मैं इस बात से क्यों शर्म करूं कि मैं भारतीय हूं। और बहुत लोग ये कहते हैं, जो नॉर्थ एंड साउथ में आज डिवाइड भी है, कि हम लोग इंग्लिश को आजमा लेंगे। जैसे मैं बंगाल से हूँ, वहां पर इंग्लिश को लोग बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हिंदी को अपने ऊपर जब एक्सेप्ट करने की बात होती है तो वो कहते हैं वो बाहर का है, हम क्यों एक्सेप्ट करें, हम हमारी मातृभाषा में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे। साउथ इंडियंस भी वही कहते हैं कि हम हमारी मातृभाषा में बात करेंगे या इंग्लिश में बात करेंगे। क्यों भाई, एक अगर आपकी राष्ट्रभाषा है उसको आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करोगे, वो भी तो आपके पूरे राष्ट्र के लिए कॉमन भाषा है। तो यही था मैकॉले का इतना बड़ा साजिश जो आज तक हम लोग सफर कर रहे हैं, कि हमें हमारी जड़ जो संस्कृत है वहां से काट दिया गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिस्टमैटिक एथनिक क्लेंजिंग ऑफ कल्चर। जी, कुछ एथनिक क्लेंजिंग होता है ऑफ ह्यूमंस, और ये कल्चर का ही एथनिक क्लेंजिंग उन्होंने कर दिया। सबसे पहले उन्होंने हमारे जो किताब थे उनका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन किया, क्योंकि हम लोग संस्कृत भूल गए तो हमें पता नहीं कि वेदों में एग्जैक्टली क्या लिखा है। तो जो ब्रिटिश लोग अनुवाद करके गए, जो फारसी लोग अनुवाद करके गए, आज हम लोग वही पढ़ रहे हैं और लोग हमारा मजाक बना के रख रहे हैं। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम का जो नींव था संस्कृत, उसी से हमें हटा दिया गया। मैं बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने शुरू की है विनीता जी। 17वीं सदी में जब प्लासी का युद्ध हुआ है, जिसके बाद ये हुआ कि हाँ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में राज करेगी, तो उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो यही किया था कि वेदों का अनुवाद कराया था। और वेदों का अनुवाद कराने के दो मकसद थे। एक तो ये कि हमारा जो ज्ञान है उससे वो सीखें, दूसरा ये वो हमें समझना और जानना चाहते थे कि इन्हें हम कहां से तोड़ सकते हैं। जब तक मुझे ये पता नहीं होगा कि आपकी ताकत क्या है, तब तक मैं आपको तोड़ नहीं सकता। तो वहां से सारा खेल शुरू हुआ और आज हम जहां बैठे हैं वहां ये है कि हिंदी के लिए हमें दो दबाना पड़ता है, अंग्रेजी हमेशा एक पर आती है। क्या बात कही आपने। वो बोलते ना कि हमारे ऊपर एक थोपा हुआ चीज जो हमें स्लेव बनाया जाता है, आज भी हम लोग उस थोपे हुए चीज को सर पे लेके, बोझ लेके घूमते रहते हैं और अपने आप को टैग करते हैं कि हम लोग नंबर 1 स्लेव है, बिकॉज इंग्लिश नंबर 1 पे आता है। इंग्लिश नंबर 1 पर आता है, हमने उसको इतना आत्मसात कर लिया है। और हम कहीं ना कहीं आज हम जहां भी जाएं, लोगों से मिलें, तो सबसे पहला ये होता है, आजकल स्टेटस सिंबल भी है, शायद पता नहीं जरूरत भी होगी, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में तालीम दे रहे हैं। अच्छी बात है, वसुधैव कुटुंबकम तो भारत ने ही सबसे पहले कहा था, संपूर्ण विश्व ही हमारा परिवार है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम संपूर्ण विश्व को तो परिवार बनाने पर अपनी ही चीजों को भूलते चले जाएं। और तो हमारे धरोहर, अपने परिवार को भूलकर पूरे विश्व को परिवार बनाना लेना भी मूर्खता है। तो कहीं ना कहीं हमें समझना होगा कि हम बहुत ब्रॉड सोच से आते हैं, बहुत बड़ी सोच से आते हैं, लेकिन जैसे आपकी माँ का सम्मान है ऐसे मेरी माँ का भी सम्मान है, जैसे आपकी भाषा का सम्मान है मेरी भाषा का भी सम्मान है, जैसे आपके धर्म का सम्मान है ऐसे मेरे भी धर्म का सम्मान है। आप बोलिए ना, आज फॉरेन कंट्रीज में आप जर्मनी गए, आप दूसरे कंट्रीज में गए, वहां पर इंग्लिश की क्या वैल्यू है? वो तो अपने लैंग्वेज को इतना अहमियत देते हैं। एक आप चाइना में जाए, वहां पर चाइनीज इज सो इम्पोर्टेंट, वो भी तो हमारे जैसा एक गुलामी के शिकार ही था। हमने देखिए, हमने कितना लंबा समय बिताया और इतना लंबा समय बिताने के बाद हमने उनसे सीखा, अच्छी बात है, लेकिन हमने अपना जो भुला दिया। हमें अंग्रेजी आ गई, इसमें कोई खराब बात नहीं है, हम अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन सब सीखें, लेकिन जो हमने हिंदी भुलानी शुरू की वहां से प्रॉब्लम शुरू। और जब हमने संस्कृत को पूरे तरीके से भुला दिया, वो तो सबसे बड़ी अहम गलती हो गई। मुझे तो लगता है अभी हर स्कूल में, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, उर्दू मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, अगर भारत में स्कूल है वहां पर संस्कृत का एक कंपल्सरी सब्जेक्ट होना ही चाहिए बचपन से। बिकॉज आपको भी पता है, आज हम लोग जब कोडिंग करते हैं
तो आपको ये साइंटिफिकली पता होगा कि कोडिंग में सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज इस्तेमाल होता है, जिसके वजह से ये कोडिंग इतना इजीली हो पाता है, एंड दैट लैंग्वेज इज वेरी वेरी सिमिलर टू संस्कृत। तो लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा कोडिंग में इतना काम आता है, तो दैट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो ऐसा भाषा जिसका ग्रामर आज पाणिनि ने शुरुआत की थी, हमारे गुरुजियों ने, इतने सारे हमारे मैं वही बताना चाहता हूं कि फिर चाहे वो ज्योतिष शास्त्र हो या हमारे वैद्य रहे हों या हमारे नाट्य शास्त्र की रचना हुई, आज इन सब पर रिसर्च हो रहा है जर्मनी में। जर्मनी में संस्कृत पर बहुत बड़ा रिसर्च है। इनफैक्ट मैं कुछ जर्मन लोगों से मिला हूं जो ये अज्यूम करते हैं कि हर भारतीय को संस्कृत बेसिक आती है, पर मैंने उन्हें बताया कि नहीं, ऐसा नहीं। आप हिंदुस्तान अगर आएंगे तो आपको बहुत गिनती के लोग मिलेंगे, शायद जर्मनी में ज्यादा लोग मिल जाएं संस्कृत बोलने वाले, लेकिन ये दुख की बात है कि हमारे देश में उतने लोग नहीं है क्योंकि बढ़ावा नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के आपको 50 साइन बोर्ड दिख जाएंगे, लेकिन कहीं पर संस्कृत पर जोर है। हम वापस लौटते हैं द केरला स्टोरी पर, और जिस तरह से धर्मांतरण का मुद्दा इसमें उठाया गया है, ठीक है, इसमें अभी भी नंबर को लेकर विवाद है कि 32,000 है या 32 है या 3 है या 2 है, लेकिन मुद्दा यह है कि कैसे कोई हमें आसानी से हमारे धर्म से विमुख कर देता है, किसी भी कारण से, किसी भी वजह से। आज शायद मेरी मां जो हिंदू थी, वो जिस तरह से धर्म का पालन करती थी, शायद मैं उनसे कम पालन करता हूंगा अपनी व्यस्तताओं की वजह से, लेकिन क्या मैं अपने धर्म को भूल सकता हूं? नहीं, मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि धर्म से तो जो जुड़ाव है, जिस तरह से हम जुड़े हुए हैं, वो भी अपनी जगह उतना ही बड़ा सच है। मेरी माँ हमेशा कहती है उज्जवल जी कि जो आप ज्ञान के साथ सज्ञान में धारण करते हैं, वही आपका धर्म होता है। और ज्ञान तभी होता है जब हम उस भाषा को पढ़ पाए। तो आज तक हमारा ज्ञान हुआ है हमारे कल्चर के जरिए, जो हमारे बाप दादाओं से पीढ़ी दर पीढ़ी होती आ रही है। लेकिन जब हम लोग उसका विश्लेषण अपने पेरेंट्स को पूछते हैं, तो उनको भी पता नहीं है कि ये पर्टिकुलर रिचुअल क्यों है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये एक आपके प्लेटफॉर्म से सबको ये मैसेज देना है कि आप लोग आपके वैदिक हिस्ट्री को पढ़ें, रिसर्च करें, वैदिक साइंस के ऊपर, वैदिक टेक्नोलॉजी के ऊपर। बहुत सारी जितनी सारी किताबें हमारे मार्केट्स में हैं, उनको पढ़ें, उनका सोर्स जाने, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो वाई, वो क्यों का जवाब अपने अंदर ढूंढना है। जो हम करते हैं वो हम क्यों करते हैं, उसका क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, वो क्यों हमारे लिए एक जरूरी है, और वो क्यों एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। मैं आपको छोटे से एग्जांपल देती हूँ। जैसे बहुत लोग कहते कि अगर आपके अंदर बहुत सारा नेगेटिव एनर्जी है तो आपको सॉल्ट बाथ लेना चाहिए। ये हमारे कल्चर का है, जो बाद में जाके इंटरनेशनली यूरोपियंस ने अडॉप्ट किया कि सॉल्ट से नहाया जाए। तो नमक के पानी से क्यों नहाना कहते हैं? क्योंकि जो हमारा हम लोग देखते हैं हमारे बॉडी के आसपास जो ऑरा होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, उसका क्लेंजिंग होता है सॉल्ट के जरिए, नमक के जरिए उसका क्लेंजिंग होता है। और ये सदियों पहले हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, अगर हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है या हमारे वातावरण में नेगेटिव लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो हमें टाइम टू टाइम सॉल्ट वाटर से नहाना चाहिए। इससे हमारा अर्थिंग होता है और वो सारी नेगेटिविटी निकल जाती है। और ये सारा साइंटिफिक है, मतलब वैदिक टेक्नोलॉजी इज द मोस्ट साइंटिफिक कॉन्सेप्ट इन द वर्ल्ड। लोग कहते हैं जो न्यूक्लियर फिजिक्स के जो पिताजी जनक जो है, वो कहते हैं कि वो अपना इंस्पिरेशन भगवत गीता से, भागवतम से उन्होंने डिराइव किया था। तो आप बताइए, ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे शास्त्रों में थे, लेकिन क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता, क्योंकि हमारे पेरेंट्स घर में वो डिस्कशंस नहीं करते, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक कूल, वोक और हिप्पी जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका कोई सार ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं है। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। मेरा पर्सनल एग्जांपल है, इसलिए मैं अच्छे से याद है। मैं पढ़ाई के दौरान गणित में काफी कमजोर था, और ठीक है, जैसे तैसे मैं पास होता चला गया। उसके बहुत बाद में जब मेरी पढ़ाई खत्म हो गई, तो मुझे ये पता चला कि वैदिक गणित नाम की भी चीज होती है, जो कि गणित को बहुत सिंप्लीफाई कर देती है। और मुझे ये शिकायत हुई कि मुझे ये वैदिक गणित क्यों नहीं सिखाया गया। चलन में नहीं था शायद, अब कुछ यूट्यूब वीडियोस आपको कहीं दिख जाएंगे, कुछ सोशल मीडिया पर दिख जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कुछ सरल सूत्र हैं जो शायद अगर हम अपने बच्चों को शुरू से बताएं, पढ़ाएं, तो हम उनकी बहुत सारी मुश्किलों को हल कर सकते हैं। गीता का सार हर जगह कैलेंडर में टंगा रहता है, लेकिन कभी सिखाया बताया वैसे नहीं जाता कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। चाणक्य के सिद्धांत मैनेजमेंट में कितने काम आते हैं, लेकिन हम उन्हें उस तरह से नहीं सिखाते बताते हैं। एक हमने हर चीज को धर्म से ऐसे जोड़ दिया है जैसे वो सिर्फ एक हवा है।
लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन नहीं करते हैं। गीता को अगर एक्सप्लेन किया जाए, चाणक्य के सिद्धांतों को अगर एक्सप्लेन किया जाए, वैदिक गणित को अगर ये बताया जाए कि वैदिक गणित क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि वो सिर्फ हम आपको एक धर्म प्रचार के तौर पर बता रहे हैं, उसमें वाकई कुछ ऐसा है जो आपको बहुत कठिन से कठिन चीजों को बहुत सरलतम तरीके से समझा देगा। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे जितने रिसर्च पेपर्स हैं, आज आपने देखा होगा कि ग्लोबली जो सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट्स हैं वो हिंदुइज्म को इतना क्यों फॉलो करते हैं। हिंदुइज्म के पीछे का जो वैदिक रिसर्च है, हमारे जो ऋषियों का, मुनियों का और सेजेस का, उनको हम साइंटिस्ट कह सकते हैं। Yes. हमारे जो पुराने जनरेशन के साइंटिस्ट का रिसर्च है, उसी को तो एक जमाने में दारा शिकोह ने फारसी में कन्वर्ट किया था और उसी साइंस को यूरोप में जाके, जर्मनी में जाके सारे इंटरनेशनल एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने पढ़ा और वहीं से लोगों ने अलग अलग टेक्नोलॉजी रिसर्च किया। तो ये हमारी ही सभ्यता है जो ग्लोबली रीच हो सकता है, लेकिन हमें उसका पेटेंट करना चाहिए। हमें अभी अपने टेक्नोलॉजी का, अपने रिसर्चेस का, अपने साइंस का, अपने जो रूट्स का है उसको वापस उजागर करना चाहिए। मैं तो सोशल मीडिया को बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि ये सोशल मीडिया के वजह से बहुत सारे विलुप्त होने वाले बहुत सारे सूत्र, बहुत सारे ऐसे एंशियंट चीजें हैं जो अभी वापस उजागर हो रही है। देखिए, सोशल मीडिया पर क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा कोई ज्ञान है जो मुझे मेरे बड़े बुजुर्गों से मिला, आपके पास कुछ है और इस दुनिया में रहने वाले करोड़ों लोगों के पास कुछ है, तो वो यहाँ से डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, वो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। कोई भी नॉलेज इसीलिए बढ़ती है क्योंकि वो शेयर की जाती है। आपको याद होगा पुराने जमाने में कहते थे कि ब्रह्म हत्या पाप है। क्यों कहा जाता था ब्रह्म हत्या ही पाप? क्यों कहा जाता था? क्योंकि ब्राह्मण वो व्यक्ति होता था जो वेदों को कंठस्थ करके अपनी वाणी के द्वारा दूसरी जनरेशन को बताता था, और पीढ़ी दर पीढ़ी श्रुति और स्मृति से होता था। उसको उस समय आईपॉड नहीं था, उस समय डिजिटल मीडिया नहीं था, उस समय जो ब्राह्मण था वो उसको कंठस्थ करता था अपनी उम्र भर में और अपनी आने वाली पीढ़ी को बताता था, और वो एक चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया होता था। इसलिए कहा जाता था ब्रह्म हत्या सबसे बड़ा पाप है कि आपने तो ज्ञान की जो धारा आ रही है उसको आपने काट दिया। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में सोशल मीडिया वो काम कर सकता है। सोशल मीडिया के पास तो बहुत सारी शक्ति है, वो पता नहीं कितना कुछ कंठस्थ कर सकता है, कितना कुछ बता सकता है, घंटों के वीडियोस यहाँ पर हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें पहले तो ये बताने की जरूरत है कि हमारा धर्म और हमारी संस्कृति कितनी इंपॉर्टेंट है, उसमें कितनी सारी बातें ऐसी हैं जो छिपी हुई हैं जिनको जानने बताने की जरूरत है। पहले तो हमें वो फील कराना होगा कि क्या लैकिंग है, क्या नहीं है, जिसके होने की जरूरत है। और जब हमें उसके होने की जरूरत महसूस होगी तो डेफिनेटली हम उसको आगे जाकर करेंगे और उससे हम लाभ प्राप्त करेंगे। वरना आप सोचिए कि हमारे ऋषि मुनियों ने जो करोड़ों साल बैठकर तपस्या की, कितना कुछ जाना, वो ज्ञान ऐसे ही खत्म हो जाएगा। मैं तो पर्सनली एस्ट्रोलॉजी को काफी प्रैक्टिस करता हूँ और बहुत सारे लोग कहते हैं एस्ट्रोलॉजी से बड़ा मुझे नहीं लगता जितना साइंस मैंने पढ़ा है कि एस्ट्रोलॉजी से बड़ा कोई साइंस हो सकता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हमें ये नहीं बताता कि आप जो है बैठ जाइए और बस आपकी किस्मत में जो होगा वो हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजी हमें बताता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ, जो आपका लाइफ पाथ क्या है, और वो कहां से बताया जाता है। वो कोई आजकल परसों का ज्ञान नहीं है, सदियों का ज्ञान है। और साथ में उज्जवल जी मुझे ये भी लगता है क्योंकि आज का जमाना ऐसा हो गया है, क्योंकि मीडियम हमारे साथ है, हमारे पास एल्गोरिदम है। अगर हम लोग इसी एल्गोरिदम को, इसी इंटरनेट के एल्गोरिदम को हमारे नॉलेज से, हमारे ज्ञान से भर दे, तो जितने लोग हमारे नॉलेज को सर्च करना चाहेंगे उन सब तक हमारी यही नॉलेज अच्छे तरीके से परोसा जाएगा। साथ ही साथ अगर बचपन से लेके हम लोग स्कूल लेवल से बच्चों का ट्रेनिंग करें, उनको ये फील कराए कि आप जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है, आपको आइडिया भी नहीं है कि आप कितने सौभाग्यशाली हो, हाउ प्रिविलेज यू आर टू बी अ सनातनी। ये तो मैं कह रही हूँ हर बच्चे को वो सोच होनी चाहिए। और क्यों वो प्रिविलेज है, वो भी हर माता पिता उनको अपने रूट्स पढ़ा के, सिखा के, अगर जरूरी है मैं तो कहती हूँ पेरेंट्स का री एजुकेशन होना चाहिए। देखिए विनीता जी, आपकी बात बहुत सही है और यहाँ पे मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। हमें अपने धर्म और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए। हम जो कुछ भी लेकर आ रहे हैं, जो कुछ भी हमारे पूर्वजों की परंपराएं हैं, ज्ञान विज्ञान जो कुछ भी है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि आजकल इसका राजनीतिक रूप से तो इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन जिस तरह से हमें जानना चाहिए वो हम नहीं जान पाते। तो ये होता है कि हमारे घर में एक मिठाई आई और उस मिठाई का फल कोई और ले गया, वो हमारे अंदर आ ही नहीं पाया। तो हमारे पास जो ये ज्ञान का भंडार है, जो मिठाई है, जो पूर्वजों ने हमें बनाकर दी है,
हम इसको अपने शुद्धिकरण के लिए, अपनी प्रगति के लिए, अपनी उन्नति के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को नई संभावनाओं के लिए तैयार करने के लिए इसको हम आत्मसात करें, ना कि ये किसी का पॉलिटिकल करियर बन जाए और हम उसमें कंट्रीब्यूट कर दें। तो बहुत जरूरी है कि हम उस बात को पकड़कर चलें कि हाँ ये हमारा है, हमें इसे अपने पास रखना है, बढ़ाना है, इस पर गर्व भी करना है, लोगों को बताना भी है, लेकिन एट द सेम टाइम ये इस्तेमाल ना होने पाए। और मैं आपको ये बोल्डली कहना चाहती हूँ सबके सामने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में, जैसे बाकी धर्मों के लोग अपने कल्चर को बोल्डली दुनिया के सामने लाते हैं, मैं चाहती हूँ हर सनातनी भाई बहन अपने धर्म को, अपने कल्चर को बोल्डली दुनिया के सामने लाए, क्योंकि इसका रीजन यही है, आपके पास हर कॉन्सेप्ट के पीछे अगर नॉलेज होगा तभी जाके आप रैशनल के साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, आप उनको मुख्य धारा में कभी ला सकते जब आपका नॉलेज बहुत ज्यादा क्लियर होगा। आप अपनी भाषा पर गर्व करें, अपने धर्म पर गर्व करें, अपनी संस्कृति पर गर्व करें, लोगों को उसकी अच्छाइयां बताएं, इसमें कुछ भी बुराई नहीं है, क्योंकि ऐसा करते वक्त आप ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि सामने वाले की कोई चीज बुरी है। Correct. ये ठीक वैसा है कि जैसा आपकी माता का सम्मान है, ऐसे मेरे माता का भी सम्मान है, और सबकी माताओं का सम्मान होना ही चाहिए, ठीक वैसे ही। लेकिन गलती कहां हो जाती है कि हम जब इस फेर में पड़ जाते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं और ये जो तुम नीचे हो, ये पॉलिटिक्स है जी। पॉलिटिक्स इस पे चलती, राजनीति चलती है दूसरे की कमी गिनाकर। जी। लेकिन हमारी सनातनी संस्कृति हमको ये बताती है कि हम स्वयं पर गर्व करें, और हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम तो पूरे विश्व को परिवार बनाते हैं, तो हमारे अंदर तो ये भावना हो ही नहीं सकती कि सामने वाले का कुछ बुरा हो जाए। सामने वाला भी उतना ही उन्नति करे जितना हम करें। और आप मानकर चलिए, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें मैं बहुत बिलीव करता हूं, जब आप सबके कल्याण और सबकी भलाई की बात करते हैं तो आपका भला खुद ही होता चला जाता है, क्योंकि आपकी अप्रोच वैसी बन जाती है। क्योंकि आप अच्छे कर्म में बिलीव करते हो तो कर्मा आपको अच्छे लेवल पे लेके जाते हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी मार्केट का कोई भी ब्रांड, इट कुड बी अ पॉलिटिकल ब्रांड और कोई और ब्रांड, जो आपको ये कहकर बेचने लगे कि भारतीयता हम बताते हैं, अब जैसे फैब इंडिया का एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। दुनिया के लोग समझते हैं फैब इंडिया इंडियन ब्रांड है, दुनिया के लोग समझते हैं बाटा इंडियन ब्रांड है। अरे वो इंडियन ब्रांड नहीं है, लेकिन वो भारतीयता की वजह से खुद को पॉपुलराइज कर रहे हैं, वो आपके उस गुण पर अपना बिजनेस चला रहे हैं जिस पर असल में आपको गर्व होने की जरूरत थी। तो ये बहुत बड़े एग्जाम्पल है। अगर कोई भारतीयता की तारीफ करता है हम खुश होंगे, लेकिन आप सोचिए कि भारतीयता के नाम पर सामने वाला पैसे कमाकर जा रहा है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, आप उस पर गर्व नहीं कर पा रहे हैं, आप ही की भाषा आप ही को सिखाकर जा रहा है और आपसे पैसे भी लेके जा रहा है। एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर, हाँ, लोगों को लगता है हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडियन कंपनी है, वो नहीं है। बेसिकली हमें ये क्रिएट करना चाहिए, अभी से भारतीयों को अपना एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं हम लोग इन सर्च ऑफ रूट्स और इन सर्च ऑफ हमारे जो अलग अलग चीजें हैं, इन द क्वेस्ट ऑफ लाइफ हम लोग अपने रूट से इतना अलग हो गए कि हम लोग बेसिक ह्यूमन नीड्स जो है, जो रोटी कपड़ा मकान से रिलेटेड है, वहां पर हम लोग वापस अपना जो होता है ना अखंडता या हमारा जो यूनिटी है, वहां पर हम लोग अपना यूनिटी छोड़ चुके हैं। और हमें लगता है कि हम बस ये 3 जरूरतें पूरी कर लें और हमको क्या मतलब है, हमको क्या फर्क पड़ता है। हमको क्या फर्क पड़ता है, जब पूरी दुनिया आपको कॉर्नर कर देगी तब आपको ही फर्क पड़ेगा। मुझे तो यही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर अभी भी आपको फर्क नहीं पड़ा तो फिर तो मतलब चिंता की बात इसलिए है कि आप अपने हाथ से जाती हुई चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं, उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसा जो कंटेंट हमारे बीच में आता है, जैसे द केरला स्टोरी जैसी फिल्म आई, जिसने हमें बताया कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुझे तो बड़ी हैरानी है, बंगाल में, तमिलनाडु में बैन लगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस भी जारी किया है। एक और बात हमें यह समझनी होगी कि हमने जब अपने देश में अलग अलग एजेंसीज बना ली हैं कि भाई फिल्मों को पास करने के लिए सेंसर बोर्ड है, किसी न्यायिक प्रक्रिया को करने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हमारी अदालतें हैं अन्य, तो हमें फिर उन पर भरोसा भी करना होगा। अक्सर हम ये सोचने लगते हैं कि कोई फैसला अगर आएगा हमारे मनमाफिक आएगा तब तो वो सही है, मनमाफिक नहीं है तो वो सही नहीं है। वो रिस्पेक्ट भी हमें करनी होगी, क्योंकि संविधान हमारा है, ये एजेंसीज संविधान से ही डिसाइड हुई हैं, वहीं से निर्णायक हैं ये। तो हमें कहीं ना कहीं बहुत स्वतंत्र विचारों के साथ खुद को समझने की भी जरूरत है और उतना ही स्वतंत्र रहने की भी जरूरत है। और साथ ही साथ ये देखिए ना, जो हमारे पास ऑलरेडी सेंसरशिप है, वी ऑलरेडी हैव अ CBFC, वहां से जब कोई भी सिनेमा पास होती है तो ऑलरेडी जहां जहां सेंसर करना होता है वहां पर तो सरकार ही सेंसर लगा देती है। उसके बाद अभिव्यक्ति की प्रकाश हो या जो भी हो, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, तो हर आर्टिस्ट को अपना कंटेंट दिखाने का पूरा हक बनता है। और
व्यूअर्स को भी देखने का हक बनता है। व्यूअर्स डिसाइड करे कि वो उनको आगे देखना चाहे या नहीं देखना चाहे, उनको एक्सेप्ट करना चाहे या नकारना चाहे, तो व्यूअर का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, ये हमें इसलिए भी ज्यादा समझने की जरूरत है क्योंकि हम 140 करोड़ का देश हैं। आज की देश में, आज की डेट में हमसे ज्यादा जनसंख्या किसी की नहीं है और हमसे ज्यादा ऐसा कोई देश नहीं है जहां इतने सारे धर्म और बोलियां ना बोली जाती हों। तो डाइवर्सिटी तो है हमारे यहाँ। तो ऐसे में डाइवर्सिटी के बीच रहते हुए कैसे अपनी बात कहनी है और कैसे दूसरे की बात सुननी है, ये दोनों बातें अगर हम नहीं सीख पाए तो फिर कोई नहीं सीख पाएगा और हमें शायद दुनिया को सिखाने की भी जरूरत है। एब्सोल्युटली। और साथ ही साथ बिफोर आई क्लोज आई वांट टू टेल यू उज्जवल जी कि ये फिल्म देखने के बाद आई वॉज मूव्ड इन मोर देन वन वेज। मतलब इतनी सारी घटनाएं जो छोटी छोटी हम लोग नजरअंदाज करते हैं, देखते तो है, पता है, लेकिन हम लोग इसको ओवरलुक करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। सबसे पहली बात, एक इकोसिस्टम, एक यूनिटी होना बहुत जरूरी है आज के डेट में। क्योंकि पहले जमाने में क्या होता था, हम लोग जब बच्चे थे हमने देखा है हमारे मोहल्ले में एक एक सेंटर होता था, क्लब होता था, और उन क्लब्स में हमारे मोहल्ले के सीनियर ब्रदर्स लोग होते थे, सिस्टर्स लोग होते थे। दैट यूज्ड टू बी अ कल्चरल क्लब। हर मोहल्ले में एक क्लब सिस्टम होता था। अनुशीलन समिति होता था जिसमें जिम खाना, व्यायामशाला, ताकि उस मोहल्ले में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, चलो पुलिस आए ना आए, जो पारा के, जो मोहल्ले के जो सीनियर्स होते थे वो लोग जाके कूदते थे। अगर घर के एक बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो उसी घर के नहीं, उस पूरे मोहल्ला के जितने लोग होते थे सब उसको हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते थे। तो मुझे आई वॉन्ट टू इमेजिन अ वर्ल्ड जहां पर वापस हम लोग वही कल्चर को दोबारा लेके आए। अनुशीलन समिति जहां पर जिम खाना होता है, हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग करें, मेंटल ट्रेनिंग करें, अपने आप को तैयार करें ताकि आप किसी भी तरीके से कॉर्नर ना हो जाए। और पूरा सब कुछ हम लोग पुलिस और पॉलिटिशियंस पे अगर भरोसा करके बैठे रहे तो कल अगर आपके घर के नीचे एक बोलते ना सशस्त्र मॉब आके खड़ा होगा तो सेल्फ डिफेंस आपको ही करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हम मुंबई में बैठकर जब ये बातें करते हैं तो मुझे याद आता है कि मुंबई में बहुत सारी खूबियां हैं, लेकिन मुंबई के बारे में एक बात कही जाती है कि पड़ोसी पड़ोसी का नाम नहीं जानता, और ये बात काफी हद तक सही है। मुंबई में रहने वाले लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें वो चीज हर शहर में हर जगह करनी होगी। सामाजिक एकता की बात, हमारी जो एक सामाजिकता होती है, एक कम्युनिटी का एक रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। मैंने जब भी वेस्ट में ट्रेवल किया है तो मैंने एक चीज उनसे अच्छी सीखी है और जो मैं कहूंगा हमें उनसे आज भी सीखने की जरूरत है कि अगर आप रोड पर कहीं जा रहे हैं और आपकी किसी से नजर मिलती है तो वो आपको स्माइल देता है। बहुत ये एक बहुत ही खूबसूरत बात है। और उस स्माइल के साथ हो सकता है आपकी किसी से बात शुरू हो जाए, आप किसी को जान जाएं। जो हमारे यहाँ मिसिंग है। हम मतलब मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहूंगा कि हम अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों को कई बार मुंबई जैसे शहरों की बात हो तो पहचानने और जानने तक से हम दूर रहते हैं। और अगर बगल में कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग हाथ झाड़ लेते हैं कि बाबा हम लोग को प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। पड़ोसी के गॉसिप में हमें मतलब होता है, लेकिन पड़ोसी पर आई मुसीबत में नहीं होता है। तो अगर यही चीज अगर हमारे साथ होती है तो हम लोग कितना अकेले पड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आज वापस कम्युनिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी बॉन्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज मैं ये कम्युनिटी के बारे में उज्जवल जी थोड़ा और हाईलाइट करना चाहती हूँ। मैं आई हूँ एक स्मॉल टाउन से, मैं कलकत्ते से बिलोंग नहीं करती हूँ। कलकत्ते से थोड़ा सा डिस्टेंस में शोधपुर नाम का एक छोटा सा स्मॉल टाउन था जहाँ पर मैंने पारा कल्चर देखा है। पारा मतलब मोहल्ला। और एक एक मोहल्ले में हर मतलब वहाँ के लोकल प्लेग्राउंड्स होते थे, वहाँ पर लोकल क्लब्स होते थे जहाँ पर जिम खाना से लेके जितने मतलब हेल्थ और फिटनेस के ऊपर ट्रेन करने वाले हमारे सारे भाई लोग होते थे पारा में, जो अलग अलग फैमिलीज के थे, सारे ब्रदर्स, सारे सिस्टर्स। एवरी वीक मतलब हर हफ्ते हमारे वहां पर मतलब हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर क्लासेस होते थे, वैल्यू एजुकेशन के क्लासेस होते थे। कहीं ना कहीं वो बचपन मुझे बहुत प्यारा लगता है। क्यों ना हम लोग वही बचपन दोबारा लेके आए और हमारे शहरों को भी एक वेल निट कम्युनिटी में कन्वर्ट करे और एक खूबसूरत ऐसी कम्युनिटी की आज व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, टेलीग्राम ग्रुप के जरिए, आज इंटरनेट का जमाना है, किसी पे भी कुछ आँच आए तो 10 लोग दौड़ के जाए इसके लिए, क्योंकि यही तो होती है ना बॉन्डिंग। क्योंकि हम इतने बड़े देश में रह रहे हैं, हम हर चीज के लिए सेना पुलिस पर निर्भर नहीं रह सकते। और आप सोचिए 140 करोड़ के देश में कितनी पुलिस होगी और कितना सेना है और कितना हम मतलब उनका हम निर्भर कितना रह सकते हैं। अगर है भी तो वो हमारे लिए है क्या? नहीं है, हम तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा। आप ये बताइए आज
आजकल मेजॉरिटी पुलिस जो है वो पॉलिटिकली ड्रिवन ही होते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस है, वहां के जो मिनिस्टर्स है, उनके वो लोग कहीं ना कहीं बाउंड हो जाते हैं, बाउंडेशंस में आ जाते देखिए, हैं। मैं तो नाम लेकर कहना चाहूंगा कि आज कंगना रनावत जी हैं जिनको सुरक्षा मिली हुई है, सलमान खान जी हैं जिनको सुरक्षा मिली हुई है, ये हम और आप लोगों से कहीं ज्यादा सुरक्षित हैं क्योंकि उनको सुरक्षा मिली हुई है। हमारे साथ इमीडिएटली तो कोई पुलिस वाला नहीं चलता ना, तो हम उनकी तुलना में तो सुरक्षित नहीं ही है। तो हमें, अगर हम एक दूसरे की सुरक्षा का जिम्मा हम खुद ले लेते हैं, तो इससे एक तो हमारे सामाजिकता का विकास होगा, दूसरा हम सक्षम होंगे, लोगों को जानेंगे और बहुत सी ऐसी नई चीजें कर पाएंगे जो शायद हम अभी तक नहीं कर पा रहे थे। और आपने रिसेंटली नोटिस किया होगा, आज के डेट में चाइना ने एक नया पॉलिसी क्रिएट किया है। पॉपुलेशन बढ़ाने की वापस उन्होंने एक तालीम शुरू कर दी है। अभी ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है, ये मैं क्यों लाना चाहती हूँ। बहुत लोग कहते हैं मैडम पॉपुलेशन की बात मत करें, ऑलरेडी 140 करोड़ है, कैसे बच्चों को पालेंगे, कैसे रेस करेंगे, महंगाई का जमाना आ गया। तो मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि भाई साहब, आई अंडरस्टैंड कि महंगाई का जमाना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि देश आपका है। जो पॉपुलेशन यंग होता है वही सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग होता है और वही सबसे ज्यादा आपका एक बोलते ना कि मेहनती पॉपुलेशन इज द एसेट ऑफ अ कंट्री। लेकिन जितना हम लोग देख रहे हैं, हमारे पूर्वजों ने तो पॉपुलेशन काफी ज्यादा किया होगा, लेकिन हमारे जनरेशन में आके हम दो हमारे दो और कभी कभार हम दो और बाकी पता नहीं, ऐसे ऐसे भी हो रहा है। और इसका फलस्वरूप क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग दुर्बल होते जा रहे हैं, हमारा डेमोग्राफी बदल रहा है। और जैसे जैसे आपका डेमोग्राफी बदलेगा, क्योंकि मैं ये यकीन रखती हूँ जब तक सनातनी जिंदा है तब तक ही सनातन जिंदा है। जरूरी नहीं है कि आप इंडिया में ही रहे। आप अगर आपका डेमोग्राफी बढ़ता है, आप दुनिया के हर कोने में फैल सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने संस्कृति को दूसरों तक भी आगे पहुंचा सकते हैं और बहुत ही प्रेम के साथ। और इसमें एक चीज और है कि चाइना ने जो बीच में बर्थ कंट्रोल वाला किया था, अभी वापस उन्होंने मोर देन वन चाइल्ड का शुरू कारण किया ये है कि वहां पर वृद्ध लोगों की जनसंख्या ज्यादा बहुत बढ़ गई है और वहां पर जो कम उम्र के नौजवान लोग हैं जो 30 के नीचे हैं वो कम है, और जो वहां पर हैं भी उनको बच्चा नहीं चाहिए, वो शादियां नहीं कर रहे हैं या तो लिव इन में रह रहे हैं, और लेकिन उनको बच्चा नहीं चाहिए, बच्चा नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली देखिए, जब जनसंख्या विस्फोट होता है उसके अपने नुकसान है, जब जनसंख्या खत्म होने लगती है उसके अपने नुकसान है। आपने जापान में देखा, जापान में लोगों को पैसा दिया जा रहा है कि जनसंख्या रखो वरना जापान खत्म हो जाएगा। जापान में तो ये हालत ये है कि वहां पर लोनलीनेस बहुत ज्यादा है, और वहां पर इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पर एक वीलॉग देखा था, वहां पर किराए पर गर्लफ्रेंड और किराए पर बॉयफ्रेंड और किराए पर भाई, किराए पर बहन, किराए पर मम्मी पापा भी मिलते हैं, विच इज अ मतलब फैक्ट, ऐसा कोई नहीं है। वहां पे लोग जाते हैं कि आज मैं ऑफिस में मेरा बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया है, आई नीड अ मॉम जिनसे मैं बात करूं, तो वहां पे किराए पर आपको 2 घंटे के लिए आपकी मम्मी मिलेंगी। मतलब ये फैक्ट है, ये मैं जब देखा मैंने यूट्यूब पे, मैं हैरान रह गया, ये वहां का कल्चर है, क्योंकि वहां पे लोग नहीं है इतनी लोनलीनेस। मतलब ठीक है, जब लोगों ने सुना कि किराए पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, तो लोगों के दिमाग में एक ही पॉइंट आता है, लेकिन यहाँ तो किराए पर मम्मी पापा भाई बहन भी मिल रहे हैं। और तो देखिए ना, अभी यूरोपियन कंट्रीज में इंडियंस की इतनी डिमांड क्यों हो रही है, क्योंकि उनके पास लेबर शॉर्टेज हो गया। यस, अभी वापस वो जनसंख्या बढ़ाने के लिए अपने सारे सिविलियंस को बता रहे कि प्लीज अपना जनसंख्या बढ़ाएं, क्योंकि जब तक आप जिंदा है, आपके साथ साथ आपका धर्म, आपकी इतिहास, आपका कल्चर जिंदा है। तो ये हम ही आगे लेकर जाने वाले एक सटल मैसेज है, जिनको समझना है वो समझ चुके हैं। दूसरी बात एक है कि जैसे हम ये देखते हैं कि हमने देखा कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में लोगों को पैसा भी ऑफर किया जाता है, आइए आप फला टापू पे रहिए क्योंकि हमारा आइलैंड की रखरखाव हो जाएगा, हमारा आइलैंड को मेंटेन करने के लिए लोग चाहिए। तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है, और मैं बस इस शो को खत्म करने से पहले एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अच्छा सुनिए, अच्छा पढ़िए, अच्छा बोलिए, सद्भावना रखिए, लोगों को जोड़कर रखिए, एक दूसरे के काम आइए, ये मानकर चलिए कि ऊपर वाले ने आपको भेजा है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ भेजा है। आपको अगर आपका जितना भी आस पड़ोस है उसको साफ रखें, स्वच्छ रखें, उसका ख्याल रखें, एक जिम्मेदारी का एहसास लेकर चलें। मुझे लगता है कि समय समय पर हमें एक दूसरे को रिमाइंड कराने की जरूरत पड़ती रहेगी, और उसके लिए हम आते रहेंगे आपको बताने के लिए। और साथ ही साथ मुझे ये कहना है कि आप जरूर अपने धर्म पे, अपने कल्चर पे नाज करें, बिल्कुल गर्व फख्र करना करें, जरूरी है। गर्व करें, और अपने भाषा को, अपने संस्कृति को वापस जाने और अपने रूट्स के साथ वापस जुड़े।
बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक Thank यू। you, Ujjwal जी। और हम बहुत जल्द जुड़ेंगे, कुछ और नए मुद्दों पर बात करेंगे। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें देखने के लिए। और हाँ, जाने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आपके फेसबुक के जरिए या आपके सोशल मीडिया के जरिए कुछ और लोग इस पूरी परिचर्चा को सुन पाएं और शायद उनको भी कुछ इससे लाभ हो। और सोए हुए लोगों को जगाने के लिए जरूर शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू।